तीसरा ये कानून जो बन रहा है मिनिमम इनकम गारंटी का, ये भी राजस्थान ने पहल करी है। तो राजस्थान एक प्रकार से प्रोग्रेसिव स्टेट है, क्योंकि 5 साल हमने कोई टैक्स नहीं लगाया, हमारी आर्थिक स्थिति हमने मजबूत करी है। कुछ आप सोच लीजिए कि अगर आर्थिक स्थिति मजबूत हमारी हुई है और उसको लेके हम आगे बढ़े हैं, उसका देख लीजिए कि हमारी वित्तीय स्थिति की बात बताना चाहता हूँ मैं आपको। रेवेन्यू हमारा बढ़ा 17% बढ़ा रेवेन्यू, और 5 बजट मैंने पेश किए, एक भी टैक्स नहीं लगाया। बीजेपी गवर्नमेंट के वक्त में फिस्कल डेफिसिट जो था, राजकोषीय घाटा, वो 9.25% था, अब वो 3.5% पे आ गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी है। केंद्र सरकार द्वारा भी जीएसडीपी जो है वो 4.35% के कर्ज लेने की सीमा रखी है। कहने का मतलब ये है, जिस प्रकार से हमने मैनेजमेंट के वित्तीय प्रबंधन किया है, और कई बार बात उठती है कर्जे की बात उठती है, कर्जा बढ़ गया है। कर्जा हर सरकार में बढ़ता है, भारत सरकार में बढ़ता है। भारत सरकार का कर्जा आप देखिए, जब यूपीए गवर्नमेंट की बजाय एनडीए गवर्नमेंट बनी थी तो 55 लाख करोड़ था, अब बढ़ के हो गया वो 1 करोड़ 60 लाख हो गया। 55 लाख का 1 करोड़ 60 लाख करोड़ कर्जा भारत सरकार पे हो गया। पर कर्जा लेने का पूरा कंट्रोल भारत सरकार पर है। कर्जा वही मिलता है राज्यों को, उतना ही मिलता है जितना उनकी कैपेसिटी होती है। हमारी कैपेसिटी जितनी है उतने को अलाउ करते हैं, उनके बगैर मर्जी के हम 1 लाख का कर्जा नहीं ले सकते हैं। इसलिए तमाम फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू सरप्लस सब देख करके कर्जे मिलते हैं, और उसमें परफेक्ट हैं। राजस्थान के ही पैमाने पे तो नंबर 1 राज्य हैं, पर मैं ये बातें मैं कभी और आपसे करूंगा। पर क्योंकि स्थिति ऐसी बन गई है, इतने घबरा गए हैं कि हमने जो परफॉर्मेंस की है उसके माध्यम से हम लोग पैरामीटर से ऊपर आ गए। अब ये बीजेपी वालों के पास कहने कुछ है नहीं, तो जो रटी रटी बातें हैं इनकी है। हर राज्य में विपक्ष बोलता है, हर राज्य विपक्ष बोलता है करप्शन बहुत बढ़ गया है, महिला पर अत्याचार हो रहे हैं, कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है। रटे रटे बातें बोलने का एक प्रकार से उन्होंने, आप कहना चाहिए, धावा बोला है राजस्थान सरकार पर, क्योंकि कहने कुछ है नहीं। प्रधानमंत्री पर कहने कुछ नहीं है। यहाँ के नेताओं को जवाब देना पड़ता अमित शाह को और प्रधानमंत्री जी को, तुमने इश्यू क्या बनाया है? इश्यू जब नहीं बने कोई भी, तो वही बातें जो रेडी बातें हैं विपक्ष की, वो बातें बार बार बोल रहे हैं। उसका असर जो है जनता में कोई नहीं पड़ रहा है। ये कितने झूठ बोल लो भाई, आंकड़े एनसीआरबी के बताते हैं, वो झूठ बताते हैं। एनसीआर आंकड़े हमारे पास में, हम बता सकते हैं उनको, किसी को भी, कि एनसीआरबी आंकड़े बताएंगे कि किस राज्य में क्या स्थिति है। वो गुरा फिरा के बात कर रहे हैं। पर ओवरऑल जो है राजस्थान में स्थिति अच्छी है। हमने नवाचार किया, जो पुलिस के अंदर कंपल्सरी एफआईआर करी, उसका इम्पैक्ट पूरे देश के अंदर है। मैं पूछना चाहूँगा मोदी जी से और के नेताओं से कि भाई आप ये बता दीजिए, अगर हमारा प्रयोग अच्छा है, एफआईआर का अगर कोई थाने में जाए, थानेदार उसको भगा दे, कांस्टेबल भगा दे, अच्छे लोग नहीं जाते थाने के अंदर, बेइज्जती कौन करवाएगा जाकर के वहाँ? ये स्थिति होती है। और यहाँ पे जो है हम लोगों ने कहा कंपल्सरी होगी, चाहे संख्या बढ़ रहा हो, उसकी संख्या बढ़ी है तो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं हमारे खिलाफ में। हमने कहा एसपी ऑफिस में एफआईआर होगी, थाने में नहीं हुई तो एक्शन होगा, थानेदार के खिलाफ होगा, वो हो रहे हैं और नौबत नहीं आ रही अब तो ये जो नवाचार हमने किया उससे हमारी तफ्तीश की टाइम बहुत कम हो गई। मैंने पहले बताया आपको कि 7 दिन से मेरे ख्याल से 4 दिन हो गई होगी। जो कोर्ट के आदेश होके आते थे 173 के अंदर, बहुत कम हो गए।
तो जो हमने नवाचार किया वो तो अलग है। और बदनाम करने के लिए, झूठे बदनाम करने के लिए इनके रोज मीडिया से बात करते हैं, रोज मीडिया से बात करते हैं, और उसी रूप में ये लोग जनता गुमराह करने का अभियान चला रखा है रोज का। वो कौन सा इन्होंने नारा दिया है? नहीं सही राजस्थान। अब इनको पूछो कि हमारे तो इसकी में उनको तो वो वेलकम कर रहा है, आपको नहीं सहेगा, आपको नहीं सहने वाला है। तुमने इतना निकम्मापन दिखाया क्यों है आपने? 4.5 साल में आपको इश्यू नहीं बना पाया सरकार के खिलाफ में। जनता जवाब देगी इनको आने वाले चुनाव के अंदर। अब आप बताइए, प्रधानमंत्री जी 27 तारीख को आ रहे हैं सीकर के अंदर, और किसानों को 20,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं किसान सम्मान निधि। मार्केटिंग की तो मैंने कह दिया आपको, मार्केटिंग में मोदी जी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मार्केटिंग से चल रहा मामला उनका। अब बताओ 20,000 करोड़ के लिए सीकर में पूरे देश भर के जो है किसान, उनको जो है डीबीटी करेंगे वो सिर्फ 20,000 करोड़ रुपए। संख्या पता नहीं कितनी है किसानों की, 9 करोड़ लोगों को, 9 करोड़ लोगों को डीबीटी करेंगे वो। और आप देखो कृषि बिजली के हम सब्सिडी दे रहे हैं राजस्थान के अंदर, खाली एक योजना की कृषकों को, वो 20,000 करोड़ की है। अब कल्पना कीजिए क्या मार्केटिंग कर रहे हैं वो। हम 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं 12-13 हज़ार करोड़ रुपए लगा करके। तो कहने का मतलब है कि जो मैं बार बार बोलता हूँ, ये कथनी में करने में अंतर है। हमारी जो योजनाएं हैं सरकार की और जो हमारे फैसले हैं, उससे घबरा करके इन लोगों ने ये तय किया किस प्रकार सरकार को बदनाम करें, उसी में लोग लगे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार का माहौल बना है राजस्थान के अंदर, उसे घबरा करके बुखला गए हैं, और इसीलिए इनके पास पूरी कैबिनेट है। प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी आ गए हैं। प्रधानमंत्री 6ठी बार आ रहे हैं मेरे ख्याल से सीकर के अंदर, 5वीं-6ठी बार आ रहे हैं। और साथ में आपके अमित शाह जी, नड्डा साहब आते ही हैं जो भी शुरुआत के लिए। बाकी नेता लोग बोल ही रहे हैं, और राजस्थान के नेताओं की तो वही रटे रटे बातें होती हैं, झूठे आरोप लगाने में मास्टरी इन लोगों की। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारा जो बिल है, इसके अंदर आने वाले वक्त के अंदर पूरे प्रदेशवासियों की नया विश्वास पैदा होगा। चाहे हम शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, कोई व्यक्ति हो जो काम मांगेगा, उसको 15 दिन में काम सरकार को देना पड़ेगा। अगर नहीं देगी, उसके लिए नियम बना रहे हम लोग। जैसे नरेगा के अंदर बने हुए नियम बने हैं, हम यहाँ नियम अपने बनाएंगे। नरेगा के अंदर है कि अगर आप काम मांगते हैं, नहीं देते हैं, काम सरकार नहीं दे पाती है, तो आपको 30% मिलता है 1 महीने तक घर बैठे हुए। और उसके बाद में काम नहीं मिलता तो आपको 50% मिलता है। ये कानून है भारत सरकार का। हम लोग उस पैटर्न में कानून बनाएंगे, और कानून बनाएंगे नहीं, उस कानून का प्रचार प्रसार करेंगे, जिससे कि लोगों को मालूम पड़े कि कानून ये भी है। अभी कई गरीब आदमी होता है, अनपढ़ आदमी है बेचारा, ये इसका फायदा उठा ही नहीं पा रहा हो। तो हम चाहते हैं कि ये कानून बनाए हमने, इसका एक्चुअल में लाभ मिले, पूरे गरीब तक मिले, जिसके लिए कानून बना है। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपको। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आप अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा एक इतिहास बनाने जा रहे हैं राजस्थान के अंदर, और कोई भूखा न सोए के संकल्प के साथ जैसे इंदिरा रसोई हमने आरंभ की है, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से पेंशन बढ़ी है, लोगों का जीवन खुशहाल हुआ है, और गरीबों के लिए निःशुल्क इलाज, आप चिरंजीवी के माध्यम से 25 लाख तक का इलाज निःशुल्क हो रहा है, दुर्घटना में 10 लाख तक का इलाज निःशुल्क हो रहा है, बिजली में छूट दी जा रही है। ऐसे अनेक योजनाएं हैं जो आपके नेतृत्व में आरंभ की जा रही है। और इसके साथ ही विधानसभा के अंदर भी न्यूनतम गारंटी जैसे अनेक विधेयक आप लाए हैं और वो पास हुए हैं। तो इस संबंध में मैं चाहूंगा कि यहाँ हमारे बीच प्रदेश भर के पत्रकार इकट्ठे हुए हैं, और दिल्ली से पत्रकार इकट्ठे हैं, कई पत्रकार ऑनलाइन इस कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं।
तो मैं सबसे पहले फर्स्ट इंडिया से नरेश शर्मा से आग्रह करूंगा, अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार मुख्यमंत्री जी, मेरा सवाल ये है कि जो ये विधेयक कल पास किया गया था और कल ये जो विधेयक पास किया गया था और सदन में हमने सुना था अधिकांश जो विपक्ष के नेता है वो इसका विरोध कर रहे थे, तो क्या वो चाहते हैं कि ये जो न्याय है, जो गारंटी है, ना मिले, या फिर वो आपकी योजनाओं से घबराए हुए हैं? दूसरा मेरा सवाल, क्या जो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलता है भविष्य में उसको भी इस के तहत लेके आएंगे आप? देखिए, आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। ये शुरुआत करी है हमने, जैसे फॉर एग्जाम्पल पालनहार योजना है, 6 लाख बच्चों को, ये भी यूनिक योजना है, और उसमें 6 लाख बच्चे जो बेचारे अनाथ हैं या तकलीफ में हैं, दिव्यांग हैं, उनको पालना सरकार द्वारा। अब तो मैंने 1000-1500 कर दिए हैं प्रति माह, 2500 तक भी है। ये बहुत यूनिक योजना है। मैं कई बार कहता हूँ 6 लाख बच्चे अगर नहीं पढ़ते माँ बाप दादा दादी के पास में या और काका काका के पास में या और कहीं पर, तो उनमें कितने लोग पता नहीं क्या किस दिशा में जाते हैं, जो दिशा एंटी सोशल होती है। तो कितना बड़ा काम राजस्थान सरकार कर रही है 6 लाख बच्चों को डेयरी मिलकर। जैसे भी आपने कहा, अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि हो सकता है अगली बार सरकार हमारी आए, हम इसको भी गारंटी एक्ट में डाल दें। नहीं, इनकम कानून बनाया हमने, मिनिमम इनकम गारंटी, इसमें उसको डाल दें। अभी वो प्रशासनिक आदेश थे, उसमें और इसमें फर्क है। इसमें डालने के बाद में अधिकार बन जाता व्यक्ति का, उसका बेनिफिट लेने का अधिकार बन जाता है। इतना ही फर्क है। प्रशासनिक आदेश में आदेश है, कई बार फिर से पेंडिंग एप्लीकेशन पड़ती रहती है। गारंटी दे दो आप, तो सरकार को फिर करना ही पड़ेगा उसको। इतना बड़ा फर्क है। हेलो, अगला रोहित परिहार, इंडिया टुडे से। ये नरेगा के बारे में जैसे कई बार कहा जाता है कि इसमें अनप्रोडक्टिव वर्क में काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है, तो आपकी ये जो मिनिमम इनकम स्कीम है ये नरेगा से कैसी डिफरेंट होगी? इसमें आपने कुछ एस्टिमेट लगाया कि कितने लोगों को कितना बेनिफिट हो सकता है? और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे आपने थोड़ा रेफरेंस किया, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? देखिए, पैसा कहाँ से आएगा? देखिए, भारत सरकार भी कई बार इसको बढ़ाती है, कई बार कम करती है, ठीक है ना। कोविड के अंदर कुछ बढ़ाया मजबूरी के अंदर, और जब गारंटी सरकार ने दी है गारंटी, तो गारंटी का मतलब आपको फिर उनको मजदूर लगाना भी है और पेमेंट भी करना है। तो गारंटी हमने इसलिए दी, हमारे पैरामीटर शानदार है, वित्तीय पेमेंट शानदार है, और हमने प्रयोग किया इसका शहरी योजना का भी, कामयाब हम हुए, तो 25 दिन बढ़ा दिए। इसमें जो शहरी जाति वाले लोग हैं, कथोड़ी जाति लोग हैं और दिव्यांग है गाँव के अंदर, उनको हम 200 दिन का रोजगार दे रहे हैं इसी में, नरेगा के अंदर में, उसकी गारंटी मिल जाएगी इनको। हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑनलाइन जुड़े हुए हैं दिल्ली से इंडियन एक्सप्रेस से उदित मिश्रा। मैं सनी जी से आग्रह करूंगा उदित मिश्रा से संपर्क कराएं। नमस्कार गहलोत जी, मेरा सवाल इस बात पे था कि ये पूरी जो प्रक्रिया है जिसमें सरकार उन लोगों को मदद दे रही है जिनके पास आय की कमी हो या रोजगार की कमी हो, तो क्या इसको इस ढंग से भी देखना चाहिए? जैसा मतलब एक ढंग तो ये ठीक है, अच्छा है कि सरकार मदद कर रही है, लेकिन क्या ये भी दिखाता है कि अर्थव्यवस्था की कमजोरी है ओवरऑल, कि वो उतने रोजगार नहीं बना पा रही या उतनी आय लोगों की नहीं बढ़ रही कि सरकार को आगे से आगे जाके इतनी मदद करनी पड़ रही है? क्योंकि मेरा सवाल सिर्फ इस नज़र से नहीं है कि सिर्फ राजस्थान का, मेरा सवाल इस नज़र से है कि पूरे देश में क्या सिर्फ यही गारंटीज के हिसाब से चल सकता है, या ये दिखा रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था इतनी वीक है कि सरकारों को आगे से आगे आके
इतना पैसा देना पड़ रहा है? नहीं देखिए, तो देश के सामने चुनौती यही तो है। देश के सामने चुनौती है। जो राहुल गांधी की यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसमें उन्होंने कहा महंगाई के साथ में बेरोजगारी, नॉन वायलेंस और अमीर गरीब के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। ये भारत सरकार को सोचने वाली बातें भी हैं कि कैसे गरीब अमीर के बीच में खाई बढ़ती जा रही है, उसको कैसे ठीक करें, इकोनॉमी को कैसे मजबूत करें। और अगर संविधान में लिखा हुआ है, मानवीय दृष्टिकोण है, तो सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इस देश के हर परिवार को सुरक्षा मिले, सोशल सिक्योरिटी मिले। बेरोजगारी तो बहुत बड़ी चुनौती है देश के सामने, उसको भारत सरकार जितना लेना चाहिए सीरियसली ले नहीं रही है। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रति वर्ष, आज वो 40,000 नौकरियों का आज 10.5 बजे मेरे ख्याल से हुआ प्रोग्राम। अभी 40,000 50,000 नौकरियों के लिए वो खुद बैठ के अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं। आज सुबह इनकी वीसी थी मेरे ख्याल से, जिसमें ठीक है 40,000 के आसपास थे मेरे ख्याल से। 80,000 नौकरियां लगी पूरे देश के अंदर। उनका वो खुद ही बैठ करके अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं, जारी कर रहे हैं वीसी से। राजस्थान से हुआ प्रोग्राम, यहाँ भी हुआ है। तो आप सोच सकते हैं बड़ी चुनौती है। पर मेरा उद्देश्य, जो मेरा कहना था, सोशल सिक्योरिटी देश के लिए लागू होना आवश्यक है, ये मेरा मानना है। ये हमारा छोटा प्रयास है, तो इधर और आगे बढ़ना पड़ेगा। थैंक यू उदित जी। और अब आगे ऑनलाइन जुड़े हमसे द हिंदू न्यूज़पेपर से शोभना नायर मैम। शोभना नायर जी द हिंदू से अपना प्रश्न कहें। शोभना जी अपना प्रश्न कहें। Sorry, I didn't hear the question first. नमस्कार। बोलिए शोभना जी। जी सबका सर एक ही सवाल है कि आप लोग ट्रेजरी, आप लोग इसको फाइनेंस कैसे करेंगे? और बीजेपी का भी ये कहना है कि आप लोग काफी इस पे खर्चा कर रहे हैं, स्टेट ट्रेजरी इसको सपोर्ट नहीं कर पाएगी। देखिए, बीजेपी वाले तो मुझे 5 साल यही कह रहे हैं, राजस्थान के अंदर बजट पेश कर दिया है, पैसा कैसा आएगा? बजट पे वो जो प्रतिक्रिया देते हैं तो ये कहते हैं कि साहब बजट पेश हो गया है, उनके पास कहने को कुछ होता नहीं आलोचना करने के लिए, तो इसलिए पैसा कहाँ से आएगा? हमने कहा जादू से आएगा, मैजिक से आएगा। और मैंने करके दिखा दिया मैजिक। आप देखिएगा कि पहली बार मैं सुन रहा हूँ, हमारे एमएलए हैं या जनप्रतिनिधि हैं, वो कहते हैं ऐसा तो कभी हो ही नहीं कि जो घोषणा है बजट में है वो घोषणा हमारे यहाँ लागू हो रही है। पानी हो, बिजली हो, कॉलेज खोलना हो, तहसील खोलना हो, एज ऑफिस खोलना हो, ये पहली बार हो रहा है राजस्थान के अंदर। तो मैनेजमेंट हम लोग कर रहे हैं अच्छा, और इसलिए मैंने कहा रेवेन्यू हमारी बढ़ती जा रही है और बढ़ाएंगे हम इसको। मैंने आपको कहा कि रेवेन्यू थोड़ा मैंने बढ़ा, मैंने कहा था आपको। अच्छा, और अब ये शायद आपको मालूम होगा कि जो हमारी जो आर्थिक विकास दर है, हम देश में नंबर 2 पे हैं। नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश, तो आपको मालूम ही है 11.4%, और नंबर 2 हम लोग 11.04%, आपने कहा। इसलिए आप निश्चिंत रहे, हम लोगों ने अगर ये कदम उठाया है सोच समझ के उठाया है। थैंक यू मैम। और अगला प्रश्न सचिन सैनी, हिंदुस्तान टाइम्स।
सचिन सैनी, हिंदुस्तान टाइम्स। सैनी, मैं नीरज शर्मा, अमर उजाला से। सर, कल ही मंत्री राजेंद्र गुड़ा का उन्हें बर्खास्त किया गया। राजेंद्र गुड़ा को क्या कारण रहे? लगातार सरकार को घेरते आ रहे थे वो। एक सभा के अंदर उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सबसे भ्रष्ट सरकार जो है वो हमारी सरकार है, और कल उन्होंने विधानसभा के अंदर सरकार को बैकफुट पर ला दिया। ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है और इस पे हम लोग अपने हिसाब से चर्चा करते हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मुख्य मुद्दा है महात्मा गांधी मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट। अगला श्याम सुंदर शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। हेलो सीएम साहब, क्योंकि राहुल गांधी ने एक 72,000 रुपये सालाना देने की बात कही थी इलेक्शन में, और उसी के तहत आप उस गारंटी को इस बिल के माध्यम से देने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या ये कब तक लागू हो पाएगा? क्योंकि अभी गवर्नर के साइन होने उसके बाद कितना टाइम दे पाएंगे? महीने भर, 2 महीने, फिर आचार संहिता लग जाएगी। तो क्या संदेश आने वाला है? प्रधानमंत्री के मंच पे आप बार बार कहते हैं, आपने तो करके दिखा दिया, अब फिर भी मंच शेयर करके कहेंगे आप हमारा वाला कानून भी लागू कर दो। आपका अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं कहना चाहूँगा कि ये जो हमने एक्ट बनाया है और हम चाहेंगे 15 अगस्त तक जो है इसके नियम बनने पड़ेंगे। वो गवर्नर साहब के आदेश के साइन होकर आएगा तभी कानून बनेगा, परंतु हम कोशिश कर रहे हैं इसके नियम कायदे जो हैं वो भी हम 15 अगस्त तक बना दें, जिससे कि जल्दी लागू हो सके। अगला एक बार और मैं कहना चाहूँगा आपको मेरी तरफ से, ये जो नरेगा हो या हमारे जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना हो या पेंशन हो, इससे जो इकोनॉमी है किसी प्रदेश की वो और मजबूत होती है। जितना पैसा हम देते हैं वहाँ पर खर्च होता है, उससे इकोनॉमी बहुत मजबूत होती है। मैं अभी गया था ट्राइबल एरिया के अंदर, तो मैंने सुना, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। ट्राइबल एरिया के अंदर जब से नरेगा आने के बाद में, उसके पहले जो जनरल कास्ट के लोग थे, व्यापारी थे, दुकानदार थे, जो भी थे, वो भी वहाँ को ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे, तकलीफें थे वो भी, क्योंकि आदिवासी वाले पैसा कहाँ होता है? दुकानें खोलो, कुछ भी करो, पर पैसा तो अगर चलेगी नहीं दुकान तो क्या पैसा कमाएंगे? उनकी माली हालत भी ठीक नहीं थी। वहाँ के लोग कहना साहब जब से नरेगा आया है, जब से यूपी गवर्नमेंट ने लागू किया इसको, उसके बाद में पूरा सीनियर बदल गया गाँव का अंदर। दुकानदार भी, जनरल कास्ट वाले भी, क्योंकि ट्राइबल वालों के स्कीम चलाती, सरकार चलाती, स्कीम चलाती वेलफेयर के लिए, पर जनरल कास्ट के लिए कोई स्कीम होती नहीं है। परिवार में खर्चे, उनके भी खर्चे होते हैं, कोई बहुत बड़े अमीर तो होते नहीं वो लोग, दुकानदार, छोटे दुकानदार भी, वो भी बड़े वहाँ पर खुशहाल हो गए हैं। तो जितना हम पैसा खर्च करें गरीबों के लिए, वहाँ पर खर्च होगा, उससे इकोनॉमी मजबूत होती है। बाबूलाल घायल, न्यूज 18। मुख्यमंत्री जी, आप कह रहे हैं कि पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है, तो फिर एक बर्थ भी खाली हो गया आपके यहाँ, मंत्री का पद भी खाली है, तो अब सरकार जब इतना ही बेहतर कर रही है तो क्या आने वाले दिनों में कुछ नए मंत्री और बनाए जा सकते हैं? विधानसभा में भी उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है, या चर्चाएं चल रही, कोई डिप्टी सीएम भी हो सकता है, तो इस बारे में जनता जरूर जानना चाहती है प्रदेश की। आज आपने सुझाव दिया, मैं इसको दिखाता हूँ। हमारे बीच आउटलुक अखबार नई दिल्ली से आए हुए हैं अभिषेक उपाध्याय, वो अपना प्रश्न करेंगे। सर, मेरा सवाल ये है कि जब गारंटी आप देते हैं, स्टेट की तरफ से जब गारंटी देते हैं, तो उसको इंश्योर करने का कोई एक बेसिस होता है, आधार होता है, और इतने बड़े राज्य में जनगणना हमारे पास नहीं है। 2011 के आंकड़े हैं हमारे पास, तो जो भी सोशियो इकोनॉमिक इंडेक्स है वो 12 साल पुराना है।
तो इसको ओवरकम करने का तरीका क्या है? क्योंकि सेंसस तो केंद्र सरकार तय करेगी, तो क्या कोई सोशल सिक्योरिटी कार्ड बनाएंगे, कोई अपना सेंसस करवाएंगे, मतलब इसका प्रणाली क्या होगा इसका? देखिए, वैसे तो हम भारत सरकार मांग कर ही रहे हैं, जो हमारे रायपुर के कांग्रेस अधिवेशन के अंदर ही मांग हुई थी, जातिगत जनगणना शुरू हो, पर सेंसर की जगह सेंसस है। भारत सरकार को चाहिए कि आप डिले क्यों कर रहे हो बार बार, सेंसस करवाना चाहिए आपको, नंबर 1। नंबर 2, आप कह रहे हो कि आप इनको कैसे अंदाज करेंगे कितनी प्रॉब्लम हो गई है। तो आप जानते हैं कि भारत सरकार के फॉर्मूले तो हैं, NSSO के फॉर्मूले होते हैं कि आप जब कभी स्कीम बनाते हैं, नई स्कीम बनाते हैं, तो पिछली जनगणना से आगे जनगणना में कितने साल बीत गए हैं, एक सेट फॉर्मूला भारत सरकार का होता है, उसके अंतर्गत अंदाज कर लेते हैं, अंदाज ही काम चलता है। पर मैं इतना कह सकता हूँ आपको, गारंटी दी है तो इनको सुनिश्चित करने के लिए दी है कि सबको रोजगार मिलेगा, और सबको रोजगार मिलेगा। और उसी ढंग से जो हमने कार्ड बनवाए अभी हम जन आधार कार्ड बनवाए हैं, हम लोग महिला सशक्तिकरण के लिए 1,35,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन बांटने जा रहे हैं, और 1,93,00,000 परिवार है राजस्थान में करीब करीब। उसमें से आपको आश्चर्य होगा, खुशी होगी, अभी लगभग 1,60,65,00,000 तक पहुंच गए हैं परिवार तक, जो हमें आके उन्होंने कार्ड लिए, हमारे गारंटी कार्ड 10 कार्ड। 25 लाख का बीमा कोई मामूली बात तो नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने, मैंने खुद ने देखा, तो बहुत बड़ा एक बोर्ड दिखा रहे हैं, खुद हाथ में पकड़ करके, देखो 5 लाख का बीमा दे रहा हूँ भाइयों में आपको, भाइयों और बहनों, वो 5 लाख का बीमा दे रहा हूँ मैं आपको। और यहाँ आके वो लॉन्च करने वाले थे बीकानेर के अंदर, मालूम पड़ा रहा था 25 लाख का बीमा है। तो यहाँ के नेताओं ने कहा साहब ये उल्टा हो जाएगा हमारे लिए, तो वो फिर प्रोग्राम कैंसिल किया है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारी बढ़ती उसके हिसाब से जनगणना करके, अंदाज करके फिर स्कीम बनाई हमने। अगला प्रश्न पीयूष शर्मा, ANI। सर, पिछले कुछ दिनों से क्योंकि आपकी योजनाओं को लेकर जो प्रचार प्रसार आप लगातार कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं विभिन्न कैंपों के जरिए, कहाँ जा रहा हूँ? नहीं, वो सवाल मेरा वही है सर। लेकिन पिछले कुछ दिनों से चूंकि सरकार के लीडर मुखिया आप CMR में है पांव की चोट के कारण, तो जो माहौल बना था पिछले 15 दिन पहले या 20 दिन पहले, उसके बाद ये माहौल आगे बढ़ पाया? आपने तो पूछा नहीं चोट लगी कैसे। चलो ठीक है, बोलो। तो क्या वो उस माहौल में कुछ कमी आई है पिछले 15 दिनों में, यदि बात की जाए जब से आप कोई कमी नहीं आई है। ये तो मेरे लिए गर्व की बात है। मैं 20 दिन से घर बैठा हुआ हूँ, लगातार दौरे कर रहा था। मैं BC के माध्यम से जुड़ रहा हूँ लोगों से, पर लोगों के संदेश मेरे पास जो आ रहे हैं, सोशल मीडिया में आ रहे हैं, उससे मुझे इस बात की खुशी भी है और गर्व भी है कि राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पे भरोसा किया। इस बार 5 साल जो कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रस्ताव पास होते हैं, अधिवेशन होते हैं, हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। उसका नतीजा है कि हमारी स्कीम में, मैंने पहले कहा आपको, आप खुद भी अनुभव ये मालूम कर सकते हैं कि जो मैंने वादे किए हैं बजट में, आज 90% बजट अगर पूरा हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो हम लोग इस मामले में सौभाग्यशाली भी हैं, जो घोषणाएं हो रही है वो लागू भी हो रही है। सर, एक और मेरा प्रश्न है, चूंकि राजस्थान में अब चुनाव नजदीक है, कई मुद्दे हावी रहते हैं, चुनावी मुद्दे भी रहते हैं राजस्थान में। एक बड़ा मुद्दा जिसको बीजेपी और विपक्षी दल लगातार उठा रहे हैं वो बिगड़ती कानून व्यवस्था का है। चूंकि आपकी तरफ से लगातार बताया जा रहा है कि जो पंजीकृत FIR है उसको अनिवार्य कर दिया है, उसके कारण आंकड़े बने हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी के लीडर्स के पास इन आरोपों को लेकर कोई एक रणनीति है? क्योंकि लगातार चुनाव में से आरोप प्रत्यारोप की सिलसिला चलता रहेगा। देखिए, वैसे NCRB की जो है आंकड़े, प्रति लाख जनसंख्या पर महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में देश में भाजपा शासित प्रदेश जो है असम
केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, उड़ीसा, हरियाणा, तेलंगाना टॉप 5 पर है। ये आंकड़े मिले नहीं, एनसीआरबी के हैं। एनसीआर का पहला पेज खोलोगे आप किताब का, उसमें लिखा होगा कि संख्या बढ़ी है केसेज की, उससे अंदाज नहीं लगा सकते कि वहाँ क्राइम कितना है। वो मैंने आपको शुरू में कह दिया, संख्या मैंने बढ़वाई है। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि मेरे कोई वकील से बात कर रहा हूँ, डॉक्टर से बात कर रहा हूँ, वो ज़्यादा डरते हैं थाने के अंदर। कोई छोटी मोटी घटना भी हो गई है, बेइज्जती हो गई है, नहीं जाते हैं वहाँ पर, बड़ी बेइज्जती हो गई। मैंने क्या किया है, तमाम थानों के अंदर स्वागत कक्ष बनवा दिए हैं, वेलकम रूम बनवाए उनके लिए। ऐसा कभी है हिंदुस्तान के अंदर? हर थाने में वेलकम रूम 1-2 थाने बच्चे होंगे, वहाँ स्वागत कक्ष बने हुए हैं वहाँ पर। उसके मायने ये है कि आधा तो कम से कम उनको पुलिस वालों को शर्म आने लग जाती है, संकोच होता है यार कि ये स्वागत कक्ष बना हुआ, लोग क्या सोचेंगे मैं ढंग से बात नहीं कर रहा हूँ। देखो ह्यूमन नेचर होती है। कोरोना में शानदार काम किया, कांस्टेबल ने काम अच्छा काम किया, कर्मचारी अच्छा काम किया, तो सबको साथ लेके चलना पड़ता है। तो मेरा मानना कि हमारी अप्रोच बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न पी जॉयचैन, टाइम्स ऑफ इंडिया से। सर मेरा क्वेश्चन है ये, बीजेपी बोलता है आपने कानून वगैरह लेके आया, ये बहुत लेट लेके आया, ये आपको तो क्या है, आपको नहीं करना, अगले आने वाला गवर्नमेंट को करना है, इसके बारे में यहाँ क्या बोलेगा? कानून तो कानून होता है, असेंबली का कानून है। अब नरेगा को मोदी जी ने कहा स्मारक के रूप में रहेगा, खत्म कर पाएंगे क्या वो? एक बात मैं कहना भूल गया जो आपने कहा था अभी पिछले क्वेश्चन में, कि देखिए ये जो माहौल खराब कर रहे हैं, ये इतने बौखला गए, इतने घबरा गए हैं कि भाई कहने कुछ है नहीं। रटी रटी बात होती है विपक्षी पार्टियों की हमेशा, करप्शन बहुत है प्रदेश के अंदर, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, शुरू नहीं हो रही है, ये 2-3 बातें लगातार बोलते लोग। आज वही बातें यहाँ बोलने जाने लग गई है। कौन सी बात करो मुझसे, आप विकास में कहीं कमी रखी हम लोगों ने तो बताएं हमें भाई कि आपकी यहाँ पे कमी है तो हम उसको ठीक कर लेंगे। हम तो उनकी तरह अहम घमंड रखते नहीं है। हम तो कहते हैं हमारी आलोचना करो, जम के करो, पर तथ्यों के आधार पर करो। तथ्य आएंगे मेरे पास में, मैं समझूंगा पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर भी मुझे ठीक करना चाहिए अपने आप को, मैं ठीक कर लूँगा अपने आप को। आप सुनिए आप इनका कि महिलाओं के दुष्कर्म में सर्वाधिक मामले मध्य प्रदेश के अंदर, और ये राजस्थान बदनाम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश किसके पास में है? बीजेपी के पास में है। हत्या, महिलाओं विरुद्ध अपराध, अपहरण में उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे हैं। हत्याओं में, महिलाओं के विरुद्ध अपराध में, अपहरण के अंदर, किडनैपिंग के अंदर यूपी जो सबसे आगे हैं। सबसे अधिक कस्टोडियल डेथ जो हुई है, कस्टोडियल डेथ, वो गुजरात में हुई है। वो कौन राज्य है? बीजेपी का राज्य है। नाबालिगों से बलात्कार यानी पॉस्को एक्ट के मामले में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है, जबकि राजस्थान 12वें स्थान पर है। एनसीआरबी रिपोर्ट में 19 की तुलना में 21 में राजस्थान में महिलाओं के विरुद्ध अपराध कम हुए हैं। 19 की तुलना में 21 में कम हुए हैं, जबकि बीच में आपके वो हो गया था, कोविड के कारण लॉकडाउन हो गया था। जबकि भाजपा शासित राज्य में, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, हमने कंपल्सरी कर रखी है, तभी मामले कम हुए हैं। उनके वहाँ कंपल्सरी नहीं है, वहाँ कई रजिस्टर करते नहीं FIR, तब भी वहाँ सभी भाजपा राज्य में देखिए आप, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश में अपराध बढ़े हैं, ये आंकड़े हैं। गुजरात में अपराधों में गुजरात में अपराधों में 69% की बढ़ोतरी, सुनिए आप। हरियाणा में 24% बढ़ोतरी, मध्य प्रदेश 20% बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान में FIR की अनिवार्य पंजीकरण नीति के बावजूद 21 में, वो तो मैंने बता दिया आपको कि 5% अपराध कम हुए हैं,
जबकि MP, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड समेत 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपराध अधिक दर्ज हुए हैं। ये आंकड़े हैं। इसलिए ये जो जानबूझ के मुझे मालूम है, अब मीडिया वालों को चाहिए जम के उनकी बात को सपोर्ट करें, मुझे दिक्कत नहीं, सपोर्ट नहीं करें, उनकी बात तथ्यों पे है, क्योंकि मीडिया की जिम्मेदारी भी है वो देखे वो बोलने वाला क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, तो आप उनको अवश्य स्थान दें और तथ्यों को मालूम भी कर लें, वरना जनता गुमराह होती है। LL शर्मा, दैनिक नवज्योति। LL शर्मा। चलो जी, सवाल जवाब तो बहुत हो गए आपकी योजनाओं को लेकर के। पहली बार योजना आई है, गारंटी कार्ड लेके आए, वो भी हो गया। एक बात पूरा राजस्थान जानना चाहता है कि देश में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी मुख्यमंत्री के दोनों पैरों में एक साथ चोट लगी है। किसी मुख्यमंत्री के दोनों पैरों में एक साथ चोट लगी है, ये भी देश में पहली बार हुआ। तो जरा खुलासा कर दीजिए, देश जनता जानना चाहते हैं एक साथ चोट कैसे लगे आपके। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये रिसर्च का विषय है, ये ठीक बोल रहे हैं कि डॉक्टर कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी में 30 साल की सर्विस हो गई है, 28 की हो गई है, ऐसा कैसे है, दोनों अंगूठों में फ्रैक्चर हो गया एक साथ में। CT स्कैन करवाने में गया तो CT स्कैन वाला कह रहा था कि आपकी जो बोन डेंसिटी मजबूत है, जो ऑस्टियोपोरोसिस होती है ओल्ड एज के अंदर हड्डियों का, क्या आपके वो उल्टा मामला, आपके तो हड्डी इतनी मजबूत है, डेंसिटी मजबूत है, फिर भी तो दोनों में फ्रैक्चर कैसे हो गया। ये बहुत रहस्य बना हुआ है, इसलिए मैंने पूछा आपको, आप मेरे हाथ में पूछ ही नहीं रहे हो आप तो। अगला प्रश्न हमजा खान, इंडियन एक्सप्रेस से। सर, सरकार काफी सारे महत्वपूर्ण बिल लेकर आई है, भले ही RTH हो, मिनिमम इनकम गारंटीड बिल हो, गिग वर्कर्स के लिए हो। एक बार सर, जो कानून काफी लंबे समय से जो पेंडिंग है वो है जवाबदेही कानून। क्या कह रहे हैं? जवाबदेही कानून पेंडिंग है। हाँ, उसको सर ना लाने की क्या वजह? आपने स्टडी भी की थी उस पे। वो हमारे अंडर कंडीशन है, अंडर कंडीशन है वो। सर अब नहीं आएगा तो कब आएगा? अब देखो, जब भी आप सरकार बना दोगे तो जल्दी ले आएंगे उसको। नेक्स्ट, डॉक्टर यश गोयल। डॉक्टर यश गोयल। मुख्यमंत्री जी, अभी बेंगलोर में जो है इंडिया यूनाइटेड फ्रंट 26 लोगों ने बनाया, 26 पार्टियों ने यूनाइटेड होकर के इंडिया, और एक है NDA। तो इनके बारे में आपकी क्या राय है? उसके बारे में आपने कुछ नहीं बताया कि वो NDA पे बहुत जोर दे रहे हैं और हम इंडिया पे जोर दे रहे हैं आप लोग। तो राजस्थान में इसका क्या एप्लीकेशन होगा या नहीं होगा चुनाव में? क्या कह रहे हैं? इंडिया तो इंडिया है, देखिए, ये तो स्वाभाविक है, बनना ही था, क्योंकि जो हालात देश के हैं, अगर गोदी मीडिया छोड़ दें, गोदी मीडिया को लेकर के बोलते हैं कई लोग, अच्छा नहीं लगता उन लोगों को, पर ये हकीकत है इस देश के अंदर जिस प्रकार से लोकतंत्र खतरे के अंदर है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है। जब अगर आप 2 शब्दों में सब बता जाते, वैसे तो एक्सपेक्टेड यूथ नहीं है, तो ऐसे वक्त में आज देशवासी समझ गए कि हो क्या रहा है। आज जो ये प्राइम मिनिस्टर जी और हमारे अमित शाह जी जो भाषा काम ले रहे हैं, ये भी बुकलाई भाषा इनकी है। ये जो है जिस पर आप बोल रहे हैं वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा इन लोगों के अंदर बोलने का। ये राजस्थान में क्या बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री अपने बेटे को बचाने के लिए या बढ़ाने के लिए, प्रधानमंत्री इस तरह के आदमी अगर ये कहे कि मुख्यमंत्री अपने बेटे को बढ़ाने के लिए क्या काम करे, पता नहीं क्या बोले होंगे वो, भगवान जाने। वो तो मेरा बेटा वैभव करो तो आप जानते हो, मुझे कहना यूथ नहीं आप लोगों को।
अब मुझे कोशिश करनी पड़ेगी कि मैं कभी आज तक उसके लिए सोचा नहीं है, आगे मैं ध्यान रखूं उसका। और अगला प्रश्न सुशांत पारीक। सर नमस्कार। सर पहला तो ये कि पूरा प्रदेश आपके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है, तो ये भी बता दें कि वापस अब फील्ड में आप कब आ रहे हैं सर, एक बुलेटिन आपका हेल्थ बुलेटिन भी जारी हो जाए। दूसरा सवाल ये सर कि पेपर लीक को लेकर सरकार ने कानून सख्त किया है, लेकिन आरपीएससी के सदस्यों की जो नियुक्ति है, उनका जो चयन है, उसके सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए भी आवाज उठ रही है सर। क्या सरकार कोई विचार कर रही है उस संबंध में? देखो ये विचार तो कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मुझे इस बात को कहते लगता है, दुख भी होता है कि कल विपक्ष के लोग बोले थे हाउस के अंदर इनको भंग कर दो। मुझे अफसोस होता है कि आप इतने राजनीति में मंत्री रहे हो या नहीं रहे हो, जो भी है, नेता लोग ऐसी भाषा बोलते हैं, मुझे बहुत दुख होता है। ये तो इतनी नॉलेज होनी चाहिए आदमी को कि ये संविधान के अंतर्गत बॉडी बनी हुई है, कोई भंग कर नहीं सकता इसके अंदर। ये तो नॉलेज होनी चाहिए ना आदमी को। वो ऐसे सवाल उठाते हैं, उनका क्या जवाब दें बताओ। हाँ ये बात है, हम चाहते हैं कि जैसे कानून कल पास किया हम लोगों ने, ये जो उनको सजा बढ़ाने का आजीवन कारावास का, तो मामूली बात तो नहीं है। देश में एकमात्र राजस्थान राज्य जहाँ ये कानून बना मेरे ख्याल से संभव है, तो हम हर कदम उठा रहे हैं जिससे कि पेपर लीक बीमारी नहीं हो। अब क्या होता है, जो काम हम कर रहे हैं, करीब 3 लाख से अधिक नौकरी हम दे रहे हैं, वो बात तो पीछे चली जाती है बच्चों को गुमराह करने के लिए। इनके पास है क्या सामान? इनके पास कुछ सामान है ही नहीं बीजेपी के पास में, बस सिर्फ गाली गलौज करो, झूठे आरोप लगाओ, इसके अलावा कोई नहीं है। इतनी ऐसी बातें लेके आते हैं। इनको पूछो भाई आपने क्यों नहीं किया आज तक बात? आपके वक्त में पेपर लीक हुए थे, हमने पेपर लीक हुए तो हमने पेपर को कैंसिल किया है बच करके, चाहे नाराज भी हुए होंगे लोग। वो क्या करते थे, पेपर लीक हो गया है छिपाते थे और नौकरी दे देते थे लोगों को। उनके वक्त में 1 दफा कैंसिल हुए होंगे उनके। किस राज्य में? हाईकोर्ट ने कहा तब किया, इन्होंने तो हाईकोर्ट ने कहा तब। हाँ हाईकोर्ट ने कहा तब उन्होंने कैंसिल किया था, हमने बगैर कहे हुए किया है। गुजरात, यूपी, कौन सा राज्य ऐसा देश के अंदर आर्मी के अंदर जुडिशरी के अंदर पेपर आउट हो रहे हैं? हमने यहाँ कम से कम 200 लोगों को पकड़ा है, जेलों में भेजा है। यहाँ पर जितना कड़ी कार्रवाई हमने करी है, किसी राज्य ने नहीं करी है। कल हमने आजीवन कारावास की बात कर ली। हम पूरा वो काम करेंगे जिससे कि क्रेडिबिलिटी जमी रहे। ये हम जानते हैं कि बच्चे मेहनत करते हैं, हमने उनके लिए सब कुछ जान लगा दी। बसें फ्री कर दी उन लोगों के लिए, प्राइवेट बसों के लिए हमने किराए करी, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करी है। हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ होगा, हमने यानी व्यवस्था करवाई हमने कलेक्टर क्या करके। 26 लाख बच्चे ज़्यादा हैं, ध्यान रखो इनका। अब पेपर लीक हो गया तो बात तो छिप गई,